साथ अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय भाई साहब का स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के प्रदेश कार्य समिति के बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ और जुझारू अध्यक्ष श्री सतीश पुनिया जी, पूर्व में मुख्यमंत्री रही और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन वसुंधरा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहां के प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य अरुण सिंह जी, हमारे पूर्व में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य श्री ओम माथुर जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया जी, हमारे यहां की प्रदेश सहप्रभारी और हमारे लोकसभा की सदस्य बहन भारती बहन सियाल जी, भारत सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, हमारे उप नेता और हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेंद्र राठौर जी, चंद्रशेखर जी, बहन अलका गुर्जर जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री सीपी जोशी जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे पूर्व अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जी, अशोक परनामी जी, सम्मानित मंच और यहां भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, पदाधिकारीगण, सांसद और विधायकगण और हमारे जिला के भी जिला अध्यक्षगण, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग आज कुछ संकल्प लेकर के आगे संगठन की योजना बनाने के लिए एकत्र आए हैं और इसीलिए प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो राजस्थान की भूमि, ये जो वीरों की भूमि है और ये तपोभूमि है, इसको मैं नमन करता हूं और यहां से प्रेरणा लेता हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मैं यहां बैठा बैठा सोच रहा था, मैं 1991 में आया था, शायद 1991 में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक इसी हॉल में हुई थी और उससे पहले की यात्रा को याद कर रहा था कि कैसे हमारे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने पार्टी को खड़ा किया, किस तरीके से उन्होंने, जब यहां नाम लेवा नहीं था तो जनसंघ का दिया जला करके गांव गांव, घर घर, शहर शहर, डगर डगर घूम करके उन्होंने दिया जलाया और उसी दीपक से बढ़ते बढ़ते आज भारतीय जनता पार्टी का यह स्वरूप बना है। मैं ये इसलिए याद कर रहा था क्योंकि जब हमें कुछ हासिल हो जाता है तो हमें उसका महत्व समझ में नहीं आता और मैं हमेशा कहता हूं कि उजाले का महत्व तब होता है जब अंधकार के कहर को जानना हम सीख लें। जब अंधकार हमको पता होता है कि उसकी त्रासदी क्या है, तो फिर उजाले का महत्व और बढ़ जाता है। आज हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि कमल खिल रहा है, हर जगह पर खिल रहा है और इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहां भी कमल खिला है, आगे भी खिलेगा। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, न्यू इनिशिएटिव्स भी लिए हैं। उन न्यू इनिशिएटिव्स के माध्यम से पार्टी को मजबूती प्रदान करने का काम चल रहा है। आप लोगों ने शिक्षण का काम भी लिया, प्रशिक्षण का काम भी लिया, बहुत हद तक वो पूरा हो गया है। मेरा आप सबसे एक निवेदन है और वह निवेदन इसलिए है क्योंकि हम
भारतीय जनता पार्टी is a mass organization with a cadre based cadre, यानी हम मास ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी जनता में छवि है, लेकिन हम काडर बेस्ड हैं और इसलिए काडर बेस्ड होने के कारण कैडर को मजबूती प्रदान करना यह हमारी जिम्मेवारी बनती है। और इसीलिए जो आह्वान हम सब लोगों ने दिया है, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और सक्रिय पन्ना प्रमुख, ये 3 लक्ष्य हमको 2021 में पूरे करने हैं। 6 अप्रैल स्थापना दिवस से पहले सभी मंडल सशक्त हो जाए, इसकी हमको चिंता करनी पड़ेगी। और इसलिए जब हम संगठनात्मक विषय की बातचीत करते हैं तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप ये रचना कीजिए, यहां इस कार्यकारिणी की बैठक के पश्चात योजन कीजिए कि कैसे सारे सशक्त मंडल हो सकते हैं, और उनकी तारीख 6 अप्रैल है। दूसरी तारीख है 25 सितंबर, दीनदयाल जी की जयंती। तब तक हमारे बूथ का गठन पूरा का पूरा हो जाना चाहिए। कोई भी बूथ ऐसा नहीं रहना चाहिए जहां हमारी बूथ कमेटी नहीं बनी है, और कोई भी बूथ ऐसा नहीं होना चाहिए जहां महिलाएं ना हो, दलित भाई ना हो, ओबीसी ना हो, अति पिछड़ा ना हो, युवा ना हो। इन सब लोगों को साथ जोड़ करके हमको समिति बनानी है, और यह समिति को नीचे धरती पर उतारना ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसके साथ साथ 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन, तब तक हमको हर बूथ पर, मैं लंबा टाइम दे रहा हूं आपको ताकि आप ये ना कह सकें कि हमें समय नहीं मिला, 25 दिसंबर तक हर बूथ पर हमको पन्ना प्रमुख, सक्रिय पन्ना प्रमुख बना लेना है। इसके लिए हमको काम करना है। आप कहिएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली से चल के आया और वो बूथ की चर्चा कर रहा है। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि यही हमारी ताकत है, यही हमारे को शक्ति देती है। आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों को मालूम नहीं होगा शायद, कि सूरत की सीट को लार्जेस्ट मैक्सिमम मार्जिन से जीतने वाली सीट सूरत की है, और सूरत में कोई जनसभा नहीं हुई, सूरत में कोई कैंडिडेट की सभा नहीं हुई, सिर्फ बूथ वर्किंग से लार्जेस्ट मार्जिन से जीत करके आए। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी जी की हवा तो सब जगह थी, लेकिन उस हवा को कैप्चर करने की ताकत सूरत के पास। वैसे ही हमारे हिमाचल में कांगड़ा को सेकंड हाईएस्ट मार्जिन मिला। कैंडिडेट 6 दिन पहले घोषणा होती है, कैंडिडेट कोई जानता नहीं था कि ये कैंडिडेट बनेंगे, लेकिन वहां भी हम 4,80,000 से ज्यादा वोटों से जीत करके आए। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि अगर आपने, जनता में वातावरण होता है, जनता चाहती है, लेकिन जो जनता चाहती है उसको ईवीएम में डालना, यह भारतीय जनता पार्टी का काम होता है। इसको हमको पूरा करना चाहिए, इसके लिए हमको काम करना चाहिए। और इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुझे याद है, यहां की भी मैं बात करूं, हमारे पाली के सांसद बैठे हुए हैं, उन्होंने जिस तरीके से बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं वो हमारे ध्यान में है। इसलिए हमको नीचे के धरती पर इसको कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से हम इसको उतार सकते हैं, और उसके लिए हमको काम करना चाहिए। आप बोलिएगा कि ये आए थे कोई राष्ट्रीय विषयों पर बातचीत नहीं कर रहे और ये संगठनात्मक विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह जो मूल बातें हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ खड़ी हुई, उसको वापस हमको मजबूती प्रदान करना है और उस ताकत से आगे बढ़ना है। एक बात आपके ध्यान में नहीं आती होगी शायद, आजकल हमारे नेता प्रवास भी दिन में करते हैं, शाम को वापस होते हैं। टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो, नो। प्रवासी कार्यकर्ता ऐसे होने चाहिए जो रात को रहे, पार्टी को समझे, अंदर की बात जाने, कार्यकर्ताओं में क्या चल रहा है उसको पहचाने, और उनके साथ खड़े होकर के पार्टी को सजग कार्यकर्ता के रूप में सजग संगठन बनाए। इस बात की भी हमको कोशिश करनी होगी। इसलिए वी विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल एंड हु टेक टूर फॉर पार्टी एंड ऑर्गेनाइजेशन। मैं
जो बात आपसे कर रहा हूं वो बहुत कम लोग इनकी चर्चाएं करते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि बस हम गए, बैठक ली और बैठक लेकर के आ गए। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी जानकारी हमको इनफॉर्मल टॉक्स में मिलती है, वो फॉर्मल टॉक्स में नहीं मिलती है। और इसीलिए आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संगठन की दृष्टि से भी आप इन बातों की चिंता और चर्चा करें। एक मैं हमेशा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, यहां बैठे हुए लोगों को भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, जाने अनजाने में हम ये समझ बैठते हैं कि हमें सब कुछ पता है, और यह कार्यकर्ता और नेता के स्थूल होने का, खड़े हो जाने का यह पहला लक्षण होता है। मैं चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हमने सेल्फ एनालिसिस ये लगभग छोड़ सा दिया है। और कई बार मैं किसी से बोलता हूं, बताओ तुमने पिछले 1 महीने में क्या काम, नड्डा जी हमको आप काम बताएंगे, हम तो मैं तो 1970 से कर रहा हूं, जानता ही हूं सब कुछ। सच्चाई ये होती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी घट जाती है, और हम टारगेट नहीं रखते, और टारगेट के साथ साथ समय के साथ टारगेट को नहीं जोड़ते। मेरा सभी यहां के बैठे हुए लोगों से निवेदन है, अपनी सेल्फ एनालिसिस शुरू करो। आप तय कीजिए कि हमारी कमिटमेंट के साथ साथ हमारी उपयोगिता, रेलेवेंस कितनी है। एंड पॉलिटिक्स इज ए प्लेस वेयर यू हैव टू बी रेलेवेंट। और रेलेवेंट का मतलब यह होता है कि आप पार्टी में कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, आपकी उपयोगिता कितनी है, आपके अपने डेवलपमेंट में, योग्यता में कितना विकास हुआ है, आपकी स्वीकार्यता कितनी है। मुझसे कई लोग मिलते हैं, कहते हैं नड्डा जी मुझे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, मैं देखो जी मेरा कुछ आप करते ही नहीं हो। वो बेचारों को ध्यान में नहीं आता है कि वो 20 साल से अकेला चल हो रहे हैं, अकेला ही चला हुआ है। किसी भी बैठक में आएगा, मैं हाजिर हो गया, नमस्कार जी, मैं जा रहा हूं। तो ये अकेला चल रहे होगा, और दूसरा कोई आ जाए, लाना नहीं कभी। अब देखिए, आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। दूसरा आ ना जाए तो आपकी स्वीकार्यता कैसे बढ़ेगी। मैं हंसी हंसी में कई बार बोलता हूं, मंच बहुत सजा हुआ है, बैठे हैं नेता, तो बोलते हैं आओ बैठो, आओ बैठो, आओ बैठो। कहां बैठे, कुर्सी देगा तब ना बैठेंगे। तो ये जो स्वीकार्यता, सबको साथ लेकर के चलने की ताकत, ये नेता को डेवलप करना पड़ेगा, और ये हम सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। उसी तरीके से परिपक्वता, मैच्योरिटी, हमें ये इसकी एनालिसिस करनी चाहिए कि क्या हम मैच्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं। मैं कई बार कहता हूं, कार्यकर्ता समस्या नहीं होती, कार्यकर्ता समाधान होता है। वो समस्या नहीं बन सकता। शिकायत करने का काम नहीं है। और दूसरी बात, कार्यकर्ता पोस्ट ऑफिस नहीं है। वहां पर घटना घट गई, फोन किया, हां जी सतीश जी, हां जी वसुंधरा जी, यहां पर यह घटना घट गई, पोस्टमैन का काम पूरा किया, फोन रखा, चल दिया। नहीं, आप गए वहां, क्या नेता तो आएंगे, लेकिन आपने क्या किया, व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन। तो हमने पोस्टमैन नहीं बनना है, हमने कार्यकर्ता बनना है, हमने उसका उत्तर देना है, हमने उसको संभाल करके चलना है। और मैं इसलिए सारी बातें आपसे कर रहा हूं क्योंकि यह बातें हम लोगों के जहन में होनी चाहिए कि हम संगठन के दृष्टि से कैसे अपनी उपयोगिता बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी योग्यता बढ़ा सकते हैं, कैसे हम और मैच्योर हो सकते हैं, कैसे हम अपनी स्वीकार्यता बढ़ा सकते हैं, कैसे हम सबको समावेश करने की हम ताकत पैदा कर सकते हैं। ये जब पैदा होता है, देखिए लीडर जो होते हैं वो किसी के कहने से नहीं बनते। लीडर जो होते हैं वो अपने एक्शन से बनते हैं, और एक्शन में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्वीकार्यता तभी डेवलप होती है जब हम सबको साथ लेकर के चलने का मादा उठाते हैं। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं से यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमको पार्टी की स्ट्रेंथ को अगर आगे बढ़ाना है और ताकत बढ़ानी है, तो ये सब मैच्योरिटी के साथ हम सब लोग आगे बढ़ेंगे तो जरूर उसका हमको लाभ मिलेगा। अब मैं
अगर बात करूं केंद्र सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, आप सब लोग जानते हैं, बहुत से सांसद हैं यहां पर, बहुत से विधायक हैं, सब सारी बातों को जानते हैं। लेकिन क्या हमने राजस्थान की जनता को इस बात का एहसास कराया है? मैं इसलिए कहना चाहता हूं, ये कोरोना का संक्रमण आया, कोरोना का संक्रमण तो सारे दुनिया में आया था, लेकिन क्या हुआ? दूसरे देशों में कोरोना नेतृत्व के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया। अमेरिका का चुनाव, ट्रंप का चुनाव कोरोना पर ही हो गया, और आपको मालूम है कि उस मुद्दे ने क्या नतीजे पहुंचा दिए। ये हमसे शक्तिशाली थे, ये हमसे स्वास्थ्य की सुविधाएं में अच्छे थे। सारा यूरोप कोरोना के संक्रमण में अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। उनकी स्वास्थ्य सेवाएं हमसे अच्छी थी। मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, मुझे मालूम है, लेकिन उनकी स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी थी, जनसंख्या छोटी थी, लेकिन वो असहाय हो महसूस किया और लड़खड़ा गए, और एक बार नहीं 3-3 बार लॉकडाउन लगाना पड़ा। फिर भी अपनी मॉर्टैलिटी रेट को, मृत्यु दर को संभाल नहीं पाए। लेकिन भारत जैसा देश, 130 करोड़ का देश, जिस दिन कोरोना आया था उस दिन हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, उसके बावजूद भी मोदी जी के नेतृत्व ने 130 करोड़ देश को समय पर लॉकडाउन लगा करके इस देश को बचाया। इस बात को हमको समझना है। अमेरिका क्या कह रहा था? नो, वी विल नॉट गो फॉर लॉकडाउन, इकोनॉमी इज मोर इंपॉर्टेंट। यानी इकोनॉमी और जनता जान, इसके बीच में वो फैसला नहीं कर पा रहे। सारा यूरोप क्या कहता रहा कि नहीं, हम तो इकोनॉमी की चिंता करेंगे। हमारे मोदी जी ने क्या कहा? जान है तो जहान है। और जब जान की चिंता कर ली तो कहा जान भी है और जहान भी है, दोनों को हम संभाल लेंगे। ये बात गांव गांव तक हमको पहुंचाना है कि किस तरीके से मोदी जी ने और हमारे नेतृत्व ने किस तरीके से 130 करोड़ के देश को बचाया। जिस दिन कोरोना आया था, मुझे मालूम है, एक लेबोरेटरी होती थी एनआईवी पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, एक। आज 2500 से ज्यादा लेबोरेटरी हैं। आज लगभग हम डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 15,000 के आसपास हैं, और उसी तरीके से हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है, वह टेस्टिंग कैपेसिटी जो है वो 12 लाख पर डे हो गई है। 12 लाख टेस्टिंग हम कर सकते हैं, ये हमारी ताकत हो गई है। 3 लाख हम साल में वेंटिलेटर बना सकते हैं, 5 लाख पीपीई किट हम बना सकते हैं। एक पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं था, इंपोर्ट कर रहे थे। पिछले मार्च महीने में हम इंपोर्ट कर रहे थे। आज हमारे पास 5 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी। हम लोगों ने HCQ और पैरासीटामोल प्रधानमंत्री जी ने देश को ही नहीं दिया, 150 देशों को दिया। 150 देशों। ये छोटी घटना नहीं है। अभी वैक्सीनेशन के लिए क्यों बाकी देश वैक्सीनेशन की में पहल नहीं कर पाए? वो तो हमसे बहुत आगे थे रिसर्च में, R&D में। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भारत के उद्योग को और भारत की जो टैलेंट है उसको जगाया, और हमारी जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम था उन्होंने उस काम को पकड़ा, हमारे साइंटिस्ट ने पकड़ा। एक नहीं 2-2 वैक्सीन बनाई, और दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम अब चल पड़ा है, दूसरे चरण पर पहुंच गया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ 20 देशों को हम वैक्सीन दे चुके हैं। अभी भी हमारे देश मांग रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए हम इंडिया का वैक्सीन लेंगे और कोई वैक्सीन नहीं लेंगे। और कल प्रधानमंत्री जी ने खुद को, पहले कोरोना वॉरियर्स को, उसके बाद खुद को इंजेक्शन, वो वैक्सीनेशन लगाया, और देश में ये स्थापित कर दिया कि इस वैक्सीनेशन को हमको आगे बढ़ाना है, इसके काम को आगे बढ़ाना है। मित्रों, ये सारी बातें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आपको ये सब चीजों की जानकारी नहीं है। नहीं, आपको जानकारी है, लेकिन ये बात जन जन तक जानी चाहिए। ये बात हमको बार बार बतानी चाहिए, क्योंकि ये छोटी घटनाएं नहीं है। इसको हमको ठीक ढंग से रखना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। आप बताइए, कोरोना के हम लोगों ने कभी सोचा था कि 3 महीने का लॉकडाउन होगा?
और कभी सोचा था कि 3 महीने के लॉकडाउन में हमारे गरीब साथी कैसे रहेंगे? लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को दे करके 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे करके 9 महीने तक, मार्च महीने से लेकर छठ और दिवाली तक बहनों का इंतजाम किया गया ताकि वो 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ खा सके। इस काम को किया गया। इसी तरीके से बहनों को 20 करोड़ बहनों को 500 रुपए पहुंचाने का काम किया गया। मैं ये सारी घटनाएं आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि यूएनओ ने भी और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने भी, दोनों ने यह कहा, डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने कहा, मिस्टर मोदी हैज नॉट ओनली आंसर्ड द हेल्थ इश्यूज, ही हैज आंसर्ड एंड एड्रेस्ड द इकोनॉमिक इश्यूज ऑल्सो विच इज नोटवर्दी। यह उन्होंने कहा। उसी तरीके से यूएनओ ने कहा कि यह जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है और आत्मनिर्भर भारत है, यह बहुत ही प्रशंसनीय है। इसने भारत के 130 करोड़ जनता को सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ने का लक्ष्य दिया है। और आत्मनिर्भर भारत को, जिस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें तो आप सब लोगों को, हम सब लोगों को साथ देने की जरूरत है। और ये अपना राजस्थान जो लोकल हैंडीक्राफ्ट से लेकर के हर एक प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है, यहां के प्रोडक्ट्स के दृष्टि से जो काम हो रहा है उसको हमको वोकल फॉर लोकल बनने की आवश्यकता है। और वो वोकल फॉर लोकल के लिए हम सब लोग अपने आप को कैसे आत्मसात कर सकते हैं, यह करने की जरूरत है। यह मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा। मित्रों, हमारी यात्रा, जब हम यात्रा की बात करते हैं, मैं बार बार छोटी छोटी बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमारा रास्ता क्या है और हम चले कहां से थे। आप देखिए, हम जब सरकार में नहीं थे और हम विपक्ष में रहा करते थे तो हमको लोग छेड़ा करते थे। क्या कहते थे? जनसंघ और बीजेपी का इकोनॉमिक मॉडल क्या है? व्हाट इज योर इकोनॉमिक मॉडल? जो पुराने लोग होंगे उनके ध्यान में होगा, उनको छेड़ा जाता था। छेड़ा शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो समझते थे कि इकोनॉमी के चैंपियन अगर है तो हम ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन उनको क्या मालूम था कि जनसंघ के प्रस्तावों से निकला हुआ एकात्म मानववाद बढ़ता बढ़ता अंत्योदय तक पहुंचेगा। और राजस्थान की धरती से भैरव सिंह शेखावत जी के माध्यम से शुरू हुआ अंत्योदय, देश में जनता पार्टी आई तो अंत्योदय योजना को आगे बढ़ाया गया। और क्या था अंत्योदय? अंत्योदय यही था कि समाज सुखी तब रहेगा जब पायदान में खड़ा अंतिम व्यक्ति, जब उसकी चिंता होगी तभी समाज सुखी। और लेफ्टिस्ट क्या बोलते थे? ना कुछ नहीं, सिर्फ पेट ही इंपॉर्टेंट है, यानी भूख महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भूख के साथ साथ मन भी महत्वपूर्ण है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि भूख के साथ साथ भूख की तृप्ति होनी चाहिए, लेकिन भूख के साथ साथ इंटेलेक्ट की भी तृप्ति होनी चाहिए, भूख के साथ साथ आत्मा की भी तृप्ति होनी चाहिए। इसलिए मन, बुद्धि, आत्मा, भूख, ये सबकी तृप्ति होगी और सिर्फ अपनी नहीं होनी चाहिए, अपने पड़ोसी की भी जब होगी तभी समाज में शांति आएगी, तभी समाज मंगलमय होगा, तभी समाज आगे बढ़ेगा। ये बात उन्होंने उस समय कही। और अंत्योदय के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी को एक नया रूप दिया। क्या दिया? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये वाक्य ऐसे नहीं है, ये शब्द ऐसे नहीं है, ये हमारे इकोनॉमिक मॉडल का सार है। दिस इज द एसेंस ऑफ अवर इकोनॉमिक मॉडल। और आप देखिए आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत 130 करोड़ का देश, 55 करोड़ के लोग 5 लाख के हेल्थ कवर के अंदर आ गए। यानी अमेरिका नहीं सोच सका, यूरोप नहीं सोच सका, हिम्मत नहीं कर सका। और आपको मालूम है हमारा आयुष्मान भारत कितना बड़ा है? सारी अमेरिका की आबादी में ला लो, सारी कनाडा की आबादी में ला लो, सारी मेक्सिको की आबादी में ला लो, सबको जोड़ लोगे तो हमारा आयुष्मान भारत बनता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बनता है। अब इसका अंतर क्या पड़ा? अब लोगों को लगेगा हाँ आया आयुष्मान भारत। ऐसा नहीं है दोस्तों। आपने गरीब के घर पे कभी देखा नहीं कि अगर कैंसर हो जाए तो वो उस मरीज के साथ कैसा व्यवहार होता था? आपको इसका अंदाजा नहीं होगा कि किसी घर में, अगर गरीब के घर में किसी के हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए तो बाईपास सर्जरी कराने के लिए घर बिक जाता था।
अगर किसी को कैंसर हो जाए तो या तो वो बेचारा कैंसर से जाएगा या उसका घर जाएगा या खेत जाएगा, या परिस्थिति थी। और ये एक छोटी जनसंख्या की नहीं थी, 130 करोड़ देश में 55 करोड़ लोगों को आज उसका लाभ ये मिल रहा है कि इंडिया के, भारत के गरीब लोगों का हेल्थ स्टेटस ऊंचा आ रहा है और वो आगे बढ़ रहा है। 1.5 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है और 20,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने खर्च किए हैं और उनका ऑपरेशन कराया और गंभीर बीमारियों से उनको बचाने का काम किया है। मुझसे कई बार, मैं बार बार उसकी चर्चा भी करता हूं, छोटी छोटी घटनाएं लगती हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। राम मनोहर लोहिया जी ने संसद में कहा था कि मुझे शर्म आती है कि जब मैं जीप पर चलता हूं तो गांव की महिलाएं झुंड की झुंड सड़कों पर अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए आती हैं। संसद ने कहा था, कोई चिंता नहीं हुई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने 130 करोड़ के देश में 11 करोड़ इज्जत घर बना करके 11 करोड़ लोगों को, बहनों को इज्जत देने का काम किया। यह हमको समझना चाहिए। हम सब लोग गांव से आते हैं, आपको मालूम होगा कि हमारी बहनें नित्य कर्म के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करती थी। मुझे, अगर मैं राजस्थान के आंकड़े बताऊं, आपके यहां 75 लाख टॉयलेट्स बने, इसका मतलब 75 लाख बहनें उस 11 करोड़ में उनको इज्जत और इंपावरमेंट और सशक्तिकरण दिया। तो मोदी जी ने दिया है, बात को हमको समझना चाहिए। अब वो उजाला योजना है, 18,000 गांव बगैर बिजली के, 70 साल आजादी के होने के बाद लगभग 2 करोड़ 60 लाख लोग बगैर घर में बिजली के, उनको बिजली देने का काम किया गया। तो ये सारी बातों का, इसका असर क्या पड़ता है? आप सोचिए, आपके घर में बिजली नहीं हो, आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस कितना रुक जाता है। आप इस बात को समझिए। जिन घरों ने वर्षों तक बिजली नहीं देखी होगी, उनके घर का विकास कैसा हो रहा होगा। और उनकी छोटी संख्या नहीं है, 2 करोड़ 60 लाख से ऊपर की संख्या, उनको घर में बिजली पहुंचाने का काम किया गया। हमारे नौजवान युवाओं के लिए मुद्रा योजना से लेकर के, स्टार्टअप योजना से लेकर के, हमारे बाकी योजनाओं के माध्यम से उनको मुख्य धारा में लाने का काम हुआ है। अभी ये आत्मनिर्भर भारत में स्मॉल और मीडियम साइज के जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, उनको पैकेज के रूप में उनको मुख्य धारा में लाने का काम चल रहा है। मित्रों, ये हमारी जिम्मेवारी होती है कि लास्ट माइल डिलीवरी देने में हम सांसद लोग, हम विधायक लोग, हम कार्यकारिणी के सदस्य लोग, हम उसमें अपना कैसे योगदान कर सकते हैं, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए और इस तरीके से उनको जोड़ना चाहिए। किसान की बात ले लीजिए, आप बताइए। आजकल लोग किसानों के बारे में बात करते हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर कोई बहस कर ले। किसानों के, किसान नेताओं ने वर्षों लिप सर्विस की है और किसान पर राजनीति की है, किसान का भला नहीं किया है। अगर किसान का भला किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इस बात को हमको ध्यान रखना। आप बताइए, फर्टिलाइजर के लिए लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? ये नीम कोटेड यूरिया किसने पहुंचाया? ये सॉइल हेल्थ कार्ड किसने पहुंचाया? ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसने पहुंचाई? और ये हमारे अपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 11 करोड़ किसानों को ये काम किसने पहुंचाया? और ये जो रिफॉर्म्स है, ये रिफॉर्म्स किसान की तस्वीर और तकदीर बदलेगा, इस बात की हमको गारंटी है। और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये ऑप्शनल है, करना चाहो करो, न चाहो न करो, ये तुम्हारी मर्जी है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मैं सबसे पूछता हूं, बताओ रिफॉर्म्स में कौन सी चीज है? और मैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी पर तो चर्चा ही नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो वो है, अब कहना नहीं चाहिए लेकिन ये वो है कि जैसे गेम में होता है ना, पहले बॉल इधर से मारते रहते हैं, फिर हाफ टाइम के बाद कोर्ट बदल जाता है, फिर उधर से मारने लगते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट को भी उसी तरीके से बदल देते हैं। जब इधर होते हैं तो बोलते हैं रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स रिफॉर्म्स, जब उधर खड़े हो जाते हैं नो रिफॉर्म्स नो रिफॉर्म्स नो रिफॉर्म्स। पूछो इनसे कि क्या है भाई, मालूम नहीं। ये एपीएमसी को अबॉलिश करने का मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी ने लिखा था कि नहीं लिखा था? और आप देखिए ये कैसी तस्वीर है।
मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं, मैं अपना प्रोडक्ट बिलासपुर के जिले से बाहर नहीं ले जा सकता। और एक निब बनाऊं अगर मैं कलम का, तो मैं दुनिया के किसी कोने तक पहुंचा दूं, उसके लिए कोई उसमें रुकावट नहीं है। लेकिन और बता दूं आपको, कई स्थानों पर तो यह है कि आप अपना आरती भी नहीं बदल सकते हैं। अगर आरती नंबर 251 आपका काउंटर है तो आप 290 के पास भी नहीं जा सकते हैं। यह स्थिति लाकर के खड़ी हुई है। लेकिन ठीक है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं। आप इसमें से बताओ क्या चीज इसमें से सुधार करने की जरूरत है, हम करेंगे। किसान हमारे अन्नदाता है, उनको मुख्य धारा में शामिल करना हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन ये जो राजनीतिक दृष्टि से राजनीतिक नेता रोटियां सेकने का काम और राजनीतिक पार्टियां करती हैं और लोगों को गुमराह करती हैं, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि गांव-गांव, घर-घर, एक-एक किसान के पास जाकर के ये बात करनी है कि हमको जो हमने रिफॉर्म्स लाए हैं उससे किस तरीके से भला होने वाला है। पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं चल रही थी क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का लॉ पंजाब की कांग्रेस की सरकार लेके नहीं आई थी क्या? तुम करो तो सत्य, हम करें तो झूठ, कि क्या मतलब? ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर हमको चर्चा करनी चाहिए और लोगों को इस बारे में हमको बताना चाहिए, लोगों को सामने इन बातों को रखना चाहिए। मित्रों, सतीश जी ने कुछ बातों की तरफ इंगित किया है। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का एक रूटीन सा हाल बन गया है और मैं इनको बोलता हूं फ्रस्ट्रेटेड लॉट। ये इतने फ्रस्ट्रेशन में है सत्ता पाने के लिए कि ये कुछ भी वायदा करेंगे और जो वायदा करेंगे उसको कभी निभाएंगे नहीं। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बोलो, कर्जा माफी की बात कही थी कि नहीं कही थी? दिन भी गिना दिए थे ना कि इतने दिन में हो जाएगा। तो अब आपको मालूम ही है कि इन लोगों ने क्या किया और किस तरीके से। और दुख के साथ कहना पड़ता, मैं पिछली बार आया था तो मैंने बताया था कि दलितों पर यहां बहुत अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है। आज राजस्थान दलित अत्याचार में नंबर 2 पर खड़ा है, कोई सूझ नहीं। अगर हम बात करें क्राइम रिकॉर्ड्स की दृष्टि से, जैसा इन्होंने बताया 21% बढ़ गया है क्राइम रिकॉर्ड। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये आंकड़े हैं। अगर हम बात करें, अभी मुझे बताया गया था कि राजेंद्र राठौड़ जी ने विधानसभा में भी इस विषय को रखा था, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की दृष्टि से 15.3 बेरोजगारी बढ़ गई है। हम रोजगार देंगे। मैं कई बार बोलता हूं, कांग्रेस के नेताओं को रोजगार के विषय पर जानकारी जीरो है। इनको मालूम नहीं है, ये पॉपुलिस्ट स्लोगन में बातचीत करते हैं। रोजगार अकेला रोजगार नहीं आता जब तक कि समाज के अंदर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं बना, तब तक रोजगार नहीं आता है। अगर दलितों के साथ अत्याचार होगा, अगर क्राइम रिकॉर्ड का ये हालचाल होगा, तो कौन आएगा यहां? और उसी तरीके से अगर हम देखें ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को, तो राजस्थान भ्रष्टतम राज्य बन चुका है। मतलब हम राजस्थान में पहले या दूसरे नंबर पर ही हैं। किन चीजों में? क्राइम में, करप्शन में। अच्छा नहीं लगता, लेकिन दुष्कर्म और रेप में नंबर 1 राजस्थान खड़ा है क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार। रेप्स में यह महिलाओं की स्थिति आकर के खड़ी हो गई। और ये क्यों हो रहा है, इसको भी समझिए। जब राज्य करने की प्रायोरिटी नहीं होगी तो राज्य होगा कैसे? मेरा चार्ज है कि वर्तमान सरकार, गहलोत सरकार का प्रायोरिटी सुशासन देने का नहीं है, प्रायोरिटी कुशासित राज्य के रूप में बढ़ने का है। ये महिलाओं की स्थिति आकर के खड़ी हो गई है। और ये क्यों हो रहा है, इसको भी समझिए। जब राज्य करने की प्रायोरिटी नहीं होगी तो राज्य होगा कैसे? मेरा चार्ज है कि वर्तमान सरकार, गहलोत सरकार का प्रायोरिटी सुशासन देने का नहीं है, प्रायोरिटी कुशासित राज्य के रूप में बढ़ने का है। इसको हमको समझना चाहिए और इसीलिए ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि आने वाले समय में लॉक, स्टॉक एंड बैरल के साथ इस सरकार को नमस्कार
और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। इसको हमको आगे बढ़ाना है, इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। बजट के बारे में आप लोगों ने चर्चा की ही है। अब इनके बजट ऐसे होते हैं कि मैं चाहूंगा आप लोगों को जो पहले 2 बजट हैं उनके सारे आंकड़े निकाल करके और सारी घोषणाओं को निकाल करके जनता के सामने जाना चाहिए, पूछना चाहिए, आपके प्रस्ताव में आना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई इस बार के बजट की तुम बात कर रहे हो, पहले तो यह बताओ कि पिछले बजट का क्या हुआ, कितना धरती पर लगा। लेकिन मित्रों, हमको एक बात माननी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की संस्कृति यह मान के चलती है कि हमने झूठ बोलते रहना है, जनता सुनती रहेगी और जनता हमारे पर विश्वास करेगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि समय बदल चुका है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त माध्यम है सच्चाई को सामने लाने का और दूध का दूध, पानी का पानी करने का, समाज को जागृत करने का, और उसके साथ साथ सत्ता की दृष्टि से सही लोग सही जगह पर बैठे, इसकी हमको चिंता करनी और यहां पर भी कमल खिलाना है, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी पुरानी पार्टी है, मजबूत पार्टी है, जमीनी पार्टी है, जमीन पर काम किया है और उसको हमको फिर से एक रूप देने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान में हम दे पाएंगे और हम यहां पर सफल होंगे, इसका हमको पूरा ध्यान भी है। जो चुनाव के लोकसभा के नतीजे आए हैं उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया है कि गहलोत की सरकार से लोग मुक्ति पाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। यह हमारी जिम्मेवारी है कि हम पूरी ताकत के साथ उनकी आशाएं और आकांक्षाओं पर उतरें और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग जरूर करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत। आपने जिस तरह से अपने इस कार्य समिति में